हेलो गाइस, हाय एवरीवन, आई एम योर साइंस एजुकेटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आपकी क्लास 9 की साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 12, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, अब बेसिकली इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज ही क्यों 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 क्योंकि हमें फूड चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? बेसिकली क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि हमें वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, इसीलिए हमें बेसिकली एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी के लिए हमें यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फूड ले रहे हैं, ठीक है, बेसिकली वो अच्छा तो होना ही चाहिए। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। ठीक है, फार्मिंग को हमें इम्प्रूवमेंट देना है। ठीक है, हम क्रॉप्स को बेसिकली कैसे बचा सकें। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ जो है कम से कम करें। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, जितने भी खाद्य पदार्थ है बेसिकली उसमें हम सुधार कैसे करेंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे बेसिकली बोला हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे बेसिकली वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए होते हैं, फैट चाहिए होती है। ठीक है, ये सब हमें यहाँ पे चाहिए होता है। ठीक है, बेसिकली यही है हमारे पास इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। ठीक है, अब यहाँ पे आता है द क्वेश्चन दस बिकम्स हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है, यानी कि बेसिकली हम इसका जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो कैसे इंक्रीज करें वो यहाँ पे बताया गया है। फर्स्ट टॉपिक इज इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप केयर्स। ठीक है, कैसे हम उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो सीरियल सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स एंड सॉर्गम प्रोवाइड एज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ठीक है, ये जो सारे यहाँ पे नाम लिखे हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट्स हो गया, ये सब बेसिकली हम ये सब जो है बेसिकली इनमें से क्या मिलता है हमें, तो बेसिकली यहाँ से क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट है। पल्सेस लाइक ग्राम यानी कि चना, पी, मटर एंड ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, देन वी हैव पिजन पी, लेंटिल प्रोवाइड अस विद प्रोटीन। ठीक है, जो हम बोलते हैं ना कि आप जो है ज़्यादातर प्रोटीन लिया है, मतलब बेसिकली प्रोटीन कंज्यूम करें। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो बेसिकली जो प्रोटीन होता है वो सारा किसमें होता है, ये जो हमारे लेंटिल्स है या जो हमारे पल्सेस है इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमें बोला गया है। एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें होता है, तो हम बात आती है यहाँ पे सोयाबीन की। ओके, देन वी हैव एंड ऑयल सीड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंडनट्स। ठीक है, कैस्टर, यहाँ पे इन सबके नाम दिए कि इनमें सब में से बेसिकली क्या मिलता है, जैसे जो हमारे पल्सेस हो गए, हमारे लेंटल्स हो गए, इसमें से हमें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में ये प्रोटीन के रिच होते हैं। ठीक है, इसीलिए लोग बोलते हैं ना आप, हाँ, अगर आपको ज़्यादा प्रोटीन कंज्यूम करें, अगर आपको अपनी खाने में ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन चाहिए तो आप ये सब रोज़ खाइए। ठीक है, ये है वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अब हमारी बॉडी में हर एक की जो यहाँ पे प्रपोर्शन है बेसिकली प्रोटीन का अलग है, विटामिन का अलग है, मिनरल्स का अलग अलग है। ठीक है, बेसिकली उस अमाउंट में बॉडी को ये सारे जो बेसिकली न्यूट्रिशंस हैं ये क्या होते हैं, चाहिए हुए होते हैं। ठीक है, अपने खाने में जिसके विटामिन है, तो अगर वो एक रेंज में है या थोड़ा सा भी कम है तो इट्स ओके, वो चल जाता है। ठीक है, बट कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है कि उसके प्रपोर्शन में बॉडी को वो चीज़ चाहिए ही होती है। तो बेसिकली ये बोला गया है यहाँ पे। Then we have, देखो इसका डायग्राम भी, different types of crops. How do we get crops from cereals, pulses? How do we get from cereals and pulses fruits and vegetables? Basically हमें इन चीज़ों से मिलता क्या है, ठीक है, ये बताया गया। तो डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, अब कोई भी क्रॉप है जो हमें ग्रो करनी है पर हम उसको कहीं पे भी तो ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी हमारी बॉडी है बेसिकली, अगर हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम उसके सीजनल वेरिएशन जो होते हैं इंडिया में बेसिकली उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अडेप्टेड होता है। ठीक है, वैसे ही बेसिकली जो क्रॉप्स होती है सारी अलग अलग होती है। ठीक है, सबको अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होता है उसकी ग्रो के लिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला है डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स फॉर देयर ग्रोथ एंड कंप्लीशन ऑफ देयर लाइफ साइकिल। अब उनको अपनी लाइफ साइकिल खत्म करनी है। ठीक है, तो उसके लिए भी उनको अलग अलग क्लाइमेट चाहिए होता है। फोटो पीरियड्स आर रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, फोटो पीरियड्स मीन्स टू द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ओके, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। ठीक है, प्लांट का जो है बेसिकली ग्रोथ कितना होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है सनलाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बेसिकली ये बोला गया है यहाँ पे। एज वी ऑल नो प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर फूड इन सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हमें पता ही है कि जैसे जो प्लांट्स होते हैं बेसिकली वो जो अपना खाना है वो कौन से प्रोसेस की हेल्प से बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोन मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब ये वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ क्या हो रही है, बन रही है। ठीक है, कोई ना कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन्स। अब यहाँ पे कुछ क्रॉप्स ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो करती है।
उसको हम बोल देते हैं खरीफ सीजन। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर, ठीक है, वैसे ही हमारा रेनी का ही सीजन रहता है तो इसीलिए इसको बोला गया है खरीफ क्रॉप्स। एंड सम ऑफ द क्रॉप्स आर ग्रोन इन विंटर सीजन, कुछ क्रॉप्स ऐसी भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में ही ग्रो करती है, उसको हम बोल देते हैं रबी सीजन, ठीक है। फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल हमारे पास सर्दियों का महीना रहता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं रबी सीजन। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी आते हैं जैसे कि फ्रॉम पैडी, सोयाबीन, पिजन पी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम आर खरीफ क्रॉप्स। ये जो सारी, ये कौन सी है, ये खरीफ क्रॉप्स है। वेयर एज वीट, ग्राम, पीस और ये जो सारी ये कैसी है, ये रबी क्रॉप्स है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ भी लिया भी जाता है कभी कभी कि खरीफ क्रॉप क्या है, रबी क्रॉप क्या है, उनके डिफरेंसेस बताइए, एग्जाम्पल्स बताइए। तो आपको इनमें से 2-3 एग्जाम्पल्स जो है बेसिकली लर्न होने चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे हमें बोला गया है। फिर इन इंडिया देयर हैज़ बीन अ 4 टाइम इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया का जो प्रोडक्शन लेवल है वो 4 टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई 4 इतना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इतना ज़्यादा हमें यहाँ पे इंक्रीज होने पे मिल रहा है, ठीक है। फ्रॉम 1952 टू 2010, मतलब 1952 से लेके 2010 तक विथ ओनली 25% इंक्रीज इन द कल्टिवेबल लैंड एरिया, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा वो बढ़ गया, ठीक है। हाउ हैज़ दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन बीन अचीव, मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे उनको अचीव हुआ, ठीक है, बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे। सो इफ वी थिंक द प्रैक्टिस इज इन्वॉल्व इन फार्मिंग, ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसके बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है हाँ कितनी वेरियस टाइप्स ऑफ फार्मिंग है बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 स्टेजेस, ठीक है। फिर हम इसको सोचते हैं तो हमें पता चलता है हम इसको और 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। द फर्स्ट इज द चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग, ठीक है, आपको कैसे बीज लगाने हैं प्लांटिंग के लिए, ठीक है, बेसिकली उसके बारे में फर्स्ट आइडिया होता है, ठीक है। देन वी हैव द सेकंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। अब बेसिकली आप सीड तो ग्रो कर रहे हैं बट आपको उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा, तो बेसिकली पहला स्टेप होता है प्लांटिंग, कौन से आपको मतलब कौन सी सीड, ठीक है, क्या प्लांट कर रहे हैं बेसिकली वो। सेकेंड इज कि आपको यहाँ पे नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, ठीक है, बेसिकली उसकी देखभाल भी तो करनी है, तो वही हो गया हमारे पास नर्चरिंग ऑफ क्रॉप ट्रीज, ठीक है, ये आता है हमारे पास। देन वी हैव द थर्ड इज द प्रोडक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स फ्रॉम लॉस, ठीक है। अब जो क्रॉप्स हमने इतनी मेहनत से बोई है, ठीक है, उसका जो लॉस है, ठीक है, हार्वेस्टिंग के टाइम कम से कम हो सके। थर्स द मेजर ग्रुप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग, ठीक है। अब यहाँ पे इम्प्रूविंग के लिए 3 एक्टिविटी है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, जो क्रॉप की जो बेसिकली वैरायटी है जो आपको ग्रो करना है उसकी वैरायटी अच्छी होनी चाहिए। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, ठीक है, बेसिकली उसका जो प्रोडक्शन में है उसमें आप क्या इंप्रूव कर सकते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, बेसिकली आप उसको बचा कैसे सकते हैं, ठीक है, प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट यहाँ पे दिया है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है, कि बेसिकली आप उसको कैसे इम्प्रूव देंगे, ठीक है, किसको, क्रॉप की वैरायटी को, ठीक है। तो दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड, ठीक है। ये हम बेसिकली इसीलिए करते हैं ताकि जो हम बोए, ठीक है, उससे जो आउटपुट आए, यानी कि हमने इनपुट तो लगा दिया, जो भी आउटपुट आए वो कैसा मिले, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला, ठीक है। Varieties of strains of crops can be selected by breeding for useful various characteristics such as disease resistance, ठीक है, कि वो या वहाँ पे ना हम बहुत सारी और भी मतलब वेरिएशंस को देखते हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, तो डिजीज रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई हिल्स, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, कि जैसे कि मेरे पास 2 क्रॉप है, ठीक है, उसमें क्या है, एक अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस है, एक का जो ग्रोथ है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। अब मुझे एक क्रॉप है उसमें सारे यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं मुझे सारे चाहिए बेसिकली, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप दोनों का हाइब्रिडाइजेशन करवा दीजिए, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, ठीक है, जो जेनेटिकली कैसे होने चाहिए, डिसिमिलर यानी कि अलग अलग प्लांट्स होने चाहिए, दोनों को हाइब्रिडाइज करवा दो, ठीक है, तो क्वालिटीज आ जाएगी, ये बेसिकली बोला हुआ है। तो क्रॉसिंग में भी इंटर वेराइटल बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़, ठीक है, वेराइटीज अलग अलग होनी चाहिए, बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज़ इंटरस्पेसिफिक, ओके, बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम जीनस, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज होनी चाहिए, बस उसका जो जीनस है सेम होना चाहिए।
Another way of improving the crop is by introducing a gene that will provide us a desirable characteristic. ठीक है, या तो आप कोई क्रॉप में ऐसा जीन डाल दो कि वो है ना, मतलब ये सारी जो क्राइटेरिया है हमारे पास की डिजीज रेसिस्टेंस होनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स और उसके ऊपर डायरेक्ट एक्ट करनी चाहिए, स्टिमुलस मतलब वो डायरेक्ट देना चाहिए, तो आप वो क्रॉप के अंदर कोई ऐसा जीन डाल दो जो मतलब उस क्रॉप को बेसिकली प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, एक काम ये करो, एक काम हो गया हाइब्रिडाइजेशन कर दीजिए। ठीक है, सो फर्स्ट इज दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो उससे जो क्रॉप्स बनेगी वो कैसे होगी, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होगी। ठीक है, देन वी हैव फॉर न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशन दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। ठीक है, अब बेसिकली उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग चाहिए। ठीक है, क्लाइमेटिक कंडीशन भी उसको कैसे चाहिए, अलग अलग जगह का चाहिए। ठीक है, बेसिकली हर प्लांट जो है बेसिकली वो हर टेम्परेचर पे या हर क्लाइमेटिक कंडीशन पे ग्रो नहीं हो जाता, तो उसको टेम्परेचर भी आप कैसा दीजिए, जैसा ही उसको रिक्वायर है वो करिए। ठीक है, फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड ऑफ अ पर्टिकुलर वेराइटी। ठीक है, वो जो एक पर्टिकुलर वेराइटी है उसके गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स हो किसके पास, फार्मर्स के पास। एंड द सीड शुड ऑल बी ऑफ द सेम वेराइटी। ठीक है, यानी कि सेम वेराइटी हो एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशंस। ठीक है, वो जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है सेम कंडीशंस में। ठीक है, ये यहाँ पे हमें बोला गया। सेकेंड थिंग इज कल्टिवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप ईयर आर रिलेटेड टू वेदर। ठीक है, यानी कि बेसिकली वेदर से जुड़ा हुआ है। सॉइल क्वालिटी भी तो अच्छी होनी चाहिए प्लांट को बेसिकली अगर ग्रो करना है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है वो किसकी आती है, सॉइल की आ जाती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर पानी जो उसकी ग्रोथ में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उसको कितनी अमाउंट में मिल रहा है, कब मिल रहा है। ठीक है, ये हमें बेसिकली बोला गया है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट हो गया एंड फ्लड सिचुएशन आर अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, ड्रॉट आ जाना यानी कि सूखा पड़ जाना, ठीक है, फ्लड आ जाना, ये जो सारी सिचुएशंस है ये कैसी होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है। वेराइटीज दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डाइवर्स यानी कि हम बहुत ही सारी वेराइटी हमारे पास दिखती है। ठीक है, इसीलिए वो क्या है, यूजफुल है। ठीक है, यानी कि रेनी सीजन भी इंपॉर्टेंट है, समर भी इंपॉर्टेंट है, विंटर भी इंपॉर्टेंट है, यही बोला गया। Similarly, varieties tolerate to high soil salinity have been developed. Some of the factors for which वेराइटी इंप्रूवमेंट इज डन आर। ठीक है, अब कुछ फैक्टर्स ऐसे कि जो वेराइटी के इंप्रूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इज हायर यील्ड। ठीक है, कि यील्ड जो है वो हायर होनी चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़। ठीक है, यानी कि जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है बेसिकली वो बढ़ा सके। देन वी हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव्ड क्वालिटी का मतलब होता है क्वालिटी कंसंट्रेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। ठीक है, अलग अलग क्रॉप की कैसी होती है, अलग अलग होती है बेसिकली। Baking quality is important in wheat, protein quality in pulses, oil quality in oilseeds and preserving quality in fruits and vegetables। ठीक है, मतलब वो सब कि हम उसको बेसिकली प्रिजर्व कैसे करते हैं। ठीक है, किस किस चीज़ों में वो इम्पॉर्टेंट है। देन वी हैव बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, यानी कि बेसिकली बायोटिक होता है हमारे पास लिविंग एंड अबायोटिक वी हैव नॉन लिविंग। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। ठीक है, कुछ वजह से बायोटिक का भी मतलब इफेक्ट हो सकता है, जैसे कि डिसीजेस हो गए, इंसेक्ट्स हो गए एंड निमेटोड्स हो गए। ठीक है, कुछ में अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गई, वाटर लॉगिंग हो गया, हीट हो गई, कोल्ड होगी, फ्रॉस्ट हो गई। ठीक है, तो यानी कि बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों ही कंडीशंस यहाँ पे क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, वेराइटीज रेजिस्टेंट टू दिस स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो ये इंश्योर करता है कि जो क्रॉप का प्रोडक्शन है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। देन वी हैव change in maturity duration। ठीक है, the shorter the duration of the crop from sowing to harvesting, यानी कि जितना छोटा उसका जो मतलब बेसिकली होगा पीरियड होगा, shorter the duration of the crop from sowing to harvesting the more economical is the variety। ठीक है, उतनी ही जो उसकी जो वेराइटी है वो हमें देखने को मिलेगी। Such short duration allow farmers to grow multiple round of crop। ठीक है, अब ये फ़ायदा क्यों है इसका बेसिकली, तो इसका फ़ायदा ये है कि वो फार्मर को बेसिकली क्या मौका देता है कि वो मल्टीपल राउंड्स ऑफ क्रॉप्स इन अ ईयर लगा सके। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑल्सो रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर वो शॉर्ट ड्यूरेशन है तो वो जो क्रॉप का जो बेसिकली जो प्रोडक्शन है वो भी क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस यानी कि कम से कम कर देता है। यूनिफॉर्म मैच्योरिटी मेक्स द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ईजी। ठीक है, वो जो प्रोसेस है हमारी वो भी ईजी बन जाती है एंड रिड्यूसेस
लॉसेस ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो भी जो लॉस होता है वो कैसा होता है, कम से कम होता है, ठीक है। देन वी हैव वाइडर एडेप्टेबिलिटी, डेवलपिंग वेराइटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन, किसमें हेल्प करती है, क्रॉप प्रोडक्शन को स्टेबलाइज करने में अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है। देन वी हैव डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, कि टॉलनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स, ठीक है। Dwarfness is desired in cereals so that less nutrient are consumed by these crops, ठीक है। मतलब बेसिकली वो हाइट का बता रहे हैं कि इतने छोटे होने चाहिए, ये इतने बड़े होने चाहिए। Thus developing varieties of desired agronomic characters help give higher productivity, क्यों, क्योंकि बाकी जो प्रोडक्टिविटी मिले जब हमने इनपुट डाल दिया तो जो आउटपुट मिले वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, ठीक है। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, तो आप बता सकते हैं कि बायोटिक में क्या क्या है, अबायोटिक में ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है, ये सब है, ठीक है। देन हमें पूछा व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट, ठीक है, कि हम बेसिकली उसमें इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। अब हम क्रॉप का जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही आता है, तो हम ये कैसे, मतलब इसमें भी क्या इंप्रूवमेंट करें। तो इन इंडिया एज इन मैनी पार्ट्स अदर देन एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्रीज, ठीक है, यानी कि इंडिया में हमारे पास बहुत ही सारा है, मतलब एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादातर तो काम चलता है, ठीक है। फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज फार्म, ठीक है, एक स्मॉल लैंड से लेके बड़े से बड़ा लार्ज फार्म तक हमारे यहाँ फार्मिंग होती है। डिफरेंट फार्मर थस हैव मोर और लेस लैंड, ठीक है, अलग अलग फार्मर है, किसी के पास ज़्यादा लैंड है तो किसी के पास कम लैंड है, ठीक है। देन वी हैव डिफरेंट फार्मर्स थस हैव मोर और लेस लैंड, मनी एंड एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है, अलग अलग फार्मर्स है, अलग अलग, मतलब किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास बहुत कम ज़मीन है, ठीक है, किसी के पास मनी अच्छी है, ठीक है, मतलब इकोनॉमी बेसिकली अच्छी है तो वो अपने प्लान को अच्छा देगा, किसी के पास कम है, कोई टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज़ करता है, किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट इट इज़ अ मनी और फाइनेंशियल कंडीशन दैट अलो फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि फार्मर की इकोनॉमी यानी कि उसके फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है कि वो जो क्रॉपिंग पैटर्न कर रहा है बेसिकली, ठीक है, वो क्यों कर रहा है, तो और वो टेक्नोलॉजी का यूज़, अगर किसी के पास पैसा वैसे बहुत है तो वो फार्मर जो है बेसिकली अच्छे से अच्छा ही करेगा, ठीक है, उसको जो भी मतलब यूज़ करना है वो अच्छे से करेगा क्योंकि उसकी फसल अच्छी हो। अब जो थोड़ा सा पुअर फार्मर है, उसके पास कम प्लॉट ऑफ लैंड है, ठीक है, वो क्या, उसके पास जितना ही है वो क्रॉप को उतना ही प्रोवाइड कर पाएगा। There is a correlation between higher inputs and yields. Thus, the farmer purchasing capacity for input decide cropping system and production practices. Therefore, production practices can be at different levels, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन की प्रैक्टिसेस है वो एकदम लार्ज लेवल से लेके एकदम स्मॉल स्केल लेवल तक भी होती है। दे इंक्लूड नो कॉस्ट प्रोडक्शन, लो कॉस्ट प्रोडक्शन एंड हाई कॉस्ट प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, लो भी हो सकती है और हाई भी हो सकती है, ठीक है, ये है। फर्स्ट आता है हमारे पास न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो जस्ट एज वी नीड फूड फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, हमें फूड चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, वेलबींग के लिए, तो प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। अब बेसिकली हमने कोई जो सीड बोया है, ठीक है, उसको प्लांट बनना है, ठीक है, ट्री बनना है, तो उसको कोई ना कोई ग्रोथ, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट चाहिए। जैसे हम जब छोटे होते हैं तो हम, ठीक है, क्या है, मतलब बेसिकली ग्रोथ चाहिए होती है, ठीक है, धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, ठीक है, डेवलप होती है बॉडी, वैसे ही प्लांट को भी चाहिए होता है। तो न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, यानी कि एयर की हेल्प से जा सकता है, वाटर की हेल्प से एंड सॉइल की हेल्प से। देयर आर वेरियस न्यूट्रिएंट्स विच आर एसेंशियल फॉर प्लांट्स, ठीक है, कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट होते हैं। एयर सप्लाइज कार्बन एंड ऑक्सीजन, एयर में क्या है, कार्बन भी और ऑक्सीजन भी, ठीक है। हाइड्रोजन कम्स फॉर वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो वाटर से आता है, H2O। एंड सॉइल सप्लाइज द अदर 13 न्यूट्रिएंट टू प्लांट, सॉइल में से अदर 13 जो न्यूट्रिएंट्स हैं बेसिकली वो मिल जाते हैं। अमॉन्ग दिस सम आर कॉल्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, किसी को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो का मतलब होता है स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए वो, ठीक है, मैक्रो मीन स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। द अदर न्यूट्रिएंट्स आर यूज्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में चाहिए दैट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो उसको कम अमाउंट में चाहिए दैट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है, जो लार्ज में चाहिए वो हो गया हमारे मैक्रो, कम में चाहिए वो हो गया माइक्रो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे
सोर्स आ गया एयर का, तो न्यूट्रिएंट कार्बन ऑक्सीजन, ठीक है। सॉइल में मैक्रो यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सारे ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, और माइक्रो यानी कि ये कम अमाउंट में चाहिए होता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के उनके एग्जाम्पल बताइए। तो आप ये लिखेंगे मैक्रो मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, माइक्रो यानी कि कम क्वांटिटी में, और उसके 3-4 एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए। Then deficiency of these nutrients affect physiological process in plants including reproduction, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी कम है तो यानी कि वो उसकी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में क्या कर सकता है, थोड़ा सा डेफिशिएंसी का में मतलब उसको कम हो सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हो गया, ग्रोथ हो गई, डिजीज हो गया। To increase the yield, अगर हमें इंक्रीज करना है, the soil can be enriched by supplying this nutrient in the form of manure and fertilizers, ठीक है। अगर हमें बेसिकली yield इंक्रीज करनी है तो हमें उसको मैन्योर भी देना पड़ेगा और फर्टिलाइजर भी देना पड़ेगा, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड व्हाई आर दे कॉल्ड एज मैक्रो, ओके। हाउ डू प्लांट्स गेट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, प्लांट्स को कैसे मिलता है, बेसिकली वो बताया। फिर यहाँ पे बात करी गई है मैन्योर की, ठीक है। बेसिकली मैन्योर क्या होता है, तो मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मैन्योर के पास बहुत ही सारा लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी देता है किसको, प्लांट्स को, ठीक है। मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। यहाँ से ये बनता है, बेसिकली वो बना है, इसको इसलिए प्रिपेयर कर पाते हैं एनिमल एक्सक्रीटा से और प्लांट वेस्ट से। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल with soil nutrient and organic matter and increasing soil fertility, बेसिकली क्या करता है, soil fertility को बढ़ाता है, ठीक है। The bulk of organic matter in manure helps in improving the soil structure, बेसिकली जो soil है उसको अच्छे से अच्छा, आपको क्या है, उसको बेसिकली soil को अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड करने में उसमें हेल्प करता है, ठीक है। द बल्क ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन मैन्योर हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द सॉइल स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। दिस इन्वॉल्व्स इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ताकि जो सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो बहुत अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक है। देन इन क्लेई सॉइल द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग, ठीक है। बेसिकली ये कर सकते हैं। इन यूजिंग मैन्योर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल, ठीक है, विच इज एडवांटेजेस, ओके, ये यहाँ पे बोला गया है। देन फ्रॉम एक्सेसिव और फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा जो यूज़ है, बेसिकली ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, मैन्योर का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज ऑल्सो वे ऑफ रिसाइकलिंग फ्रॉम फूड बेस्ड ऑन एनी काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल यूज, ठीक है। तो हमने मैन्योर को भी दो चीज़ों में, दो कंपोनेंट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट इज कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, तो द प्रोसेस इन विच फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक लाइवस्टॉक एक्सक्रीटा, काउ डंग हो गया, ठीक है, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, एनिमल रिफ्यूज हो गया, डोमेस्टिक वेस्ट, सीवेज वेस्ट, straw irradiated weeds etc. is decomposed in pits is known as composting, ठीक है। मतलब ये जो सारे यहाँ पे जो कंपोनेंट बोले हैं, बेसिकली हमने एक गड्ढा खोद के उसको उसमें ये सारी चीज़ें डाल दी, ओके। देन इट इज़ नोन एज कंपोस्टिंग, उसको हमने क्या बोल दिया, कंपोस्टिंग बोल दिया, ठीक है। द कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब ये जो हमने बोल दिया यहाँ पे क्या है, वेस्ट है, ठीक है, बेसिकली एनिमल वेस्ट हो गया, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, इसको हमने कंपोस्ट कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको कंपोस्ट भी कर दिया, यानी कि गड्ढा खोद के उसमें सारी चीज़ें डाल भी दी। अब बेसिकली इसमें हो गया, तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कंपोस्ट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग अर्थवर्म, हाँ अर्थवर्म से भी प्रिपेयर कर सकते हैं टू हेल्प द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिफ्यूज, दिस इज कॉल्ड एज वर्मी कंपोस्ट, यानी कि कंपोस्ट मतलब जिसमें अर्थवर्म हमारा इन्वॉल्व नहीं है, वर्मी कंपोस्ट यानी कि जिसमें हमारा अर्थवर्म भी क्या है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट वी हैव, ओके। सो देन हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर का मतलब है प्रायर टू द सोइंग द सीड क्रॉप्स, यानी कि सोइंग करने से अच्छा है। सम प्लांट्स लाइक सन, हिम्प और गुआर आर ग्रोन एंड देन मल्चड बाय प्लॉगिंग देम इनटू द सॉइल, ठीक है। हम इनको प्लॉइंग कर दें, दिस ग्रीन प्लांट्स टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो ये जो प्लांट है वो ग्रीन तो थे, ठीक है, फिर ये ग्रीन से बना देगा ग्रीन मैन्योर विच हेल्प्स इन एनरिचिंग द सॉइल इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जिसकी हेल्प से जो सॉइल है वो हमारी रिच हो जाएगी किसमें, नाइट्रोजन में और फॉस्फोरस में, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तीन चीज़ें यहाँ पे आ जाती है।
देन यहाँ पे आता है हमारे पास फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस्ड प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये भी बेसिकली एक तरह का प्लांट न्यूट्रिएंट्स हम इसको बोल सकते हैं। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ठीक है, तीन चीज़ें सप्लाई करता है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, ठीक है, इसको हम बेसिकली प्लांट में इसीलिए दिखाते हैं ताकि इसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है प्लांट का वो बहुत ही अच्छे से अच्छा हो। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी कि लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स, ठीक है, उसके वेजिटेटिव पार्ट्स आ गए, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट्स, ठीक है, ताकि अगर ये सब अच्छा होगा तो बेसिकली हमारा जो प्लांट है वो कैसा बने, हेल्दी बने। ओके, फर्टिलाइजर्स आर फैक्टर इन द हायर यूज ऑफ हाई कॉस्ट फार्मिंग, ठीक है, ये उसका भी एक होता है। फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप डालते ही जा रहे हैं प्लांट पे डालते ही जा रहे हैं, नहीं, एक प्रॉपर टाइम होता है, ठीक है। एंड ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन फॉर द कंप्लीट यूटिलाइजेशन, ठीक है, मतलब कब आपको डालना है कब नहीं डालना है आपको इसका भी ध्यान रखना है ताकि वहाँ पे क्या हो, अगर आपने एक्सेस फर्टिलाइजर अगर आपने डाल दिया प्लांट में तो क्या हो जाता है, उसके पास वाटर पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो कब डालना है, कितने डोज में डालना है, वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ऐसा नहीं बस प्लांट में डाल ही जा रहे और पता चला फिर वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये होता है। ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यूसली यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन एन एरिया कैन डिस्ट्रॉय सॉइल, ठीक है, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करें किसका, फर्टिलाइजर का, तो एक तो चीज़ वो भी हो सकती है कि वहाँ का जो एरिया है बेसिकली वहाँ की जो सॉइल है उसको डिस्ट्रॉय कर दे, बिगाड़ दे, ठीक है, फर्टिलिटी जो है बिल्कुल ही चली जाए सॉइल से, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेनिश्ड एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल आर हार्म, ठीक है, जो भी सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, उनको भी क्या होगा, हार्म होगा, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म बेनिफिट ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट ऑफ using manure for maintaining soil fertility have to be considerable by aiming for optimal in crop production, ठीक है, अगर आपको अच्छे से अच्छा क्रॉप प्रोडक्शन करना है तो आपको बेसिकली इस चीज़ों की भी क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, कब डालना है, कितने डोज में डालना है, ठीक है। कंपेयर द यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, बिल्कुल डिफरेंस आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ओके, नाउ वी हैव ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज ऑफ केमिकल्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये होता है, ठीक है, जहाँ पे आप बिल्कुल ही केमिकल्स का यूज़ नहीं करें, बेसिकली वो होती है हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, नो यूज ऑफ केमिकल जैसे फर्टिलाइजर्स हो गए, हर्बिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए एक्सेट्रा, एंड विद द मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल फार्म वेस्ट, ठीक है, यूज बायो एजेंट्स, यानी कि कुछ ना कुछ आप बायो एजेंट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। These cropping systems are beneficial for the insect pest and weed control besides providing nutrients, ठीक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें यहाँ पे बताएगी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, जिसमें आप केमिकल का बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, ना फर्टिलाइजर्स है, ना पेस्टिसाइड्स है, ना कुछ नहीं, ठीक है, यानी कि कोई भी तरह का केमिकल यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा, ये बोला गया है। देन हमारे पास आता है टॉपिक इरीगेशन का, कि इरीगेशन क्या होती है, ओके। तो मोस्ट एग्रीकल्चर इन इंडिया इज रेन फेड, that is the success of crops in most areas dependent on timely monsoon and sufficient rainfall spread through most of the growing season, ठीक है। अब जैसे कि हमने बोला हमारे पास दो तरह की क्रॉप्स आ जाती है, खरीफ क्रॉप आ जाती है और रबी क्रॉप, ठीक है। अब जो हमारी खरीफ क्रॉप है उस वो तो कब ग्रो होती है, मानसून सीजन में, ठीक है, मानसून सीजन में क्या मतलब उसको पानी का जो अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा हाई चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कुछ क्रॉप है जिनका अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ पे बताया गया है हमें इरिगेशन, तो इरिगेशन का मतलब होता है बेसिकली सप्लाई ऑफ वाटर कर रहे हैं बट एक रेगुलर इंटरवल कर रहे हैं, ठीक है। पर अगर हमारे जो खरीफ क्रॉप्स है वहाँ पे तो सारी क्रॉप्स को एकदम मतलब सफिशिएंट अमाउंट में उनको वाटर चाहिए होता है, ठीक है, जो कहाँ से मिल सकता है, जो मिल सकता है मानसून से, ठीक है। हैंस फॉर मानसून कॉज क्रॉप फेलियर, ठीक है। तो अगर वो जो हमारी खरीफ क्रॉप्स है बेसिकली वो ऐसी क्रॉप्स है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मानसून सीजन में ही ग्रो करेगी, क्यों, क्योंकि उनको जो वाटर का जो मतलब अमाउंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ठीक है। तो अब अगर वहाँ पे तभी मानसून नहीं हुई, वाटर बेसिकली कम हो गया, ठीक है, या बिल्कुल ही मानसून नहीं हुई या कम हुई या मॉडरेट लेवल पे हुई, तो यहाँ पे हमें क्रॉप फेलियर देखने को मिल जाता है, ठीक है। Ensuring that the crops get water and can increase the expected yields of any crop. Therefore, many measures are used to bring more and more agricultural land under irrigation, ठीक है। तभी जो फार्मर्स है बेसिकली वो इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि अगर उन्होंने ऐसी क्रॉप लगाई तो पहले अगर
मानसून ना हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, या मानसून जो है वो मॉडरेट लेवल पे हो या कम लेवल पे हो या बिल्कुल ही नहीं हुई, तो जो उसको इरिगेशन जो सप्लाई है जो उसकी ग्रोथ करने के लिए वो उसको अच्छे से मिले, ठीक है, ताकि उसका जो है बेसिकली फार्मर का लॉस ना हो, ठीक है। ये यहाँ पे करते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर ड्रॉट की कंडीशन आ गई, एकदम सूखा पड़ गया, बिल्कुल ही मतलब कुछ मानसून ही नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो फिर कम से कम वो इरिगेशन यानी कि उसकी हेल्प से, सप्लाई ऑफ वाटर की हेल्प से तो वो अपना कुछ कर सके, ठीक है। बेसिकली ये हमें यहाँ पे बोला जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाता है इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड अ हाईली वेरिड क्लाइमेट, ठीक है। हमारा जो क्लाइमेट है बहुत ही ज़्यादा वेरी होता है ना, मानसून हो गई, समर हो गई, विंटर, ये सारे हमारे पास वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो इरिगेशन का प्रोसेस है ये इंक्लूड करता है वेल्स को, कैनाल्स को, रिवर्स को और टैंक्स को, ठीक है। यही है वेल्स हमारे पास क्या होती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्स, दो तरह की हमारे पास आती है, नेमली डग वेल्स होती है, ठीक है, एंड ट्यूब वेल्स होती है, ठीक है। इन डग वेल वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा, यानी कि यहाँ पे बेसिकली वाटर को कलेक्ट करने का काम करते हैं। ट्यूब वेल्स होती है दैट कैन टैप वाटर फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा, फ्रॉम दिस वेल वाटर इज लिफ्टेड बाय पल्प और इरिगेशन, ठीक है। ट्यूब वेल में हमें जो वाटर है उसको कलेक्ट करना पड़ता है, देन उसको लिफ्ट करना पड़ता है पानी को, किसकी हेल्प से, पंप की हेल्प से, किसके लिए, फॉर इरिगेशन पर्पस के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास। देन हमारे पास कैनाल्स आ जाती है, रिवर लिफ्ट आ जाती है, टैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर मैं सिंपलर वे में कहूँ तो इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर, ठीक है, इस कॉल्ड एज इरिगेशन, ठीक है, मतलब बेसिकली जो सप्लाई ऑफ वाटर है वहाँ पे इसको इरिगेशन बोला गया है, ठीक है। देन वी हैव क्रॉपिंग पैटर्न्स। अब क्रॉपिंग पैटर्न्स भी क्या है हमारे पास, अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास हर तरह का यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। कोई फार्मर ऐसा भी है कि उसको ज़्यादा पार्ट ऑफ लैंड है, कोई पार्ट ऐसा भी है जिसके पास कम एरिया ऑफ लैंड है, ठीक है। अब डिफरेंट पेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स कैन बी यूज टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट, ठीक है, कि हम उसको छोटे से एरिया में कोई क्रॉप्स है उसको ग्रो भी कर पाए और उससे मैक्सिमम अमाउंट में बेनिफिट भी ले सके, ठीक है। ये होती है जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग इज ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स, ठीक है, एक से ज़्यादा क्रॉप आप अगर उगा रहे हो तो उसका नाम दे दिया मिक्स क्रॉपिंग। साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, मतलब उसी सेम पीस ऑफ लैंड में आप क्या कर रहे हैं, वीट प्लस ग्राम और वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है। अगर आप उनके साथ ये भी क्रॉप्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको एश्योर करता है कि जो क्रॉप की जो फेलियर है, ठीक है, इंश्योरेंस अगेंस्ट फेलियर ऑफ वन ऑफ द क्रॉप्स, ठीक है, जो क्रॉप की बेसिकली फेलियर के ऊपर आपको इंश्योरेंस या एश्योरेंस दे रहा होता है। तो ये आ जाती है हमारे पास मिक्स फार्मिंग, ठीक है, जिसमें हम दो से ज़्यादा जो क्रॉप्स है उसको ग्रो कर रहे हैं। Then we have second one is intercropping. Okay, intercropping में क्या है? Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field in a definite pattern. ठीक है, मतलब अच्छे से एक पैटर्न में, ठीक है, two or more crops हो गए, ठीक है, सेम फील्ड में हम इसको भी कर रहे हैं, ठीक है। A few rows of one crop alternate with a few rows, ठीक है, मतलब जो एकदम डिफाइनाइट लेयर होनी चाहिए, अगर ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट, सेम पैटर्न में चल रही है तो सेम पैटर्न में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया गया इंटरक्रॉपिंग का, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये लोग एक ही टर्म में है, ठीक है, तो ये होती है हमारे पास इंटरक्रॉपिंग। देन वी हैव क्रॉप मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमने पढ़ा, हमने अच्छे से मतलब जो सीड्स है वो भी हाई क्वालिटी के लगा दिए, ठीक है। हमने क्या कर दिया, हमने उसको अच्छे से अच्छा मतलब जो भी मैन्योर हो गई, ऑर्गेनिक चीज़ें हो गई, वो भी उसको प्रोवाइड कर दिया। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि हमने जो क्रॉप बेसिकली ग्रो करी है उसका प्रोटेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फील्ड क्रॉप्स आर इन्वेस्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वीड्स। वीड्स का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो हमारे पास हमने जो बेसिकली प्लांट लगाया है, ठीक है, उसके आसपास वीड्स यानी कि एकदम ऐसे प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं विच इज़ अनडिजायरेबल, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी, पर वो प्लांट्स क्या हो गए, ग्रो हो गए, उसको हम बोल देते हैं वीड्स। इंसेक्ट पेस्ट यानी कि उसको खराब करने वाले, डिजीज, इफ वीड्स एंड पेस्ट आर नॉट कंट्रोल एट द एप्रोप्रिएट टाइम, अगर हमने जो वीड्स है यानी कि अनडिजायरेबल प्लांट जो ग्रो कर, अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो उसके कारण क्या होता है, दे कैन डैमेज द क्रॉप सो मच दैट मोस्ट ऑफ द क्रॉप इज लॉस, ठीक है। वो जो हमारी बेसिकली फसल है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, खराब कर देता है, ठीक, ये है। देन जैसे कि
यहाँ पे हमारे पास आ जाती है बहुत सारी मतलब जैसे कि एफिड्स हो गए, ठीक है, बहुत सारे पेस्ट हो गए, ये सब आता है जो हमारे बेसिकली क्रॉप को खराब करने का काम करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, दिस पैथोजेंस कैन बी प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, सॉइल में भी हो सकते हैं, एयर की हवा से भी ये लोग आ सकते हैं। तो हमें बेसिकली इन सारी चीज़ों से भी क्या करना होता है, जो सॉइल है बेसिकली या जो हमारा प्लांट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। वीड कंट्रोल मेथड ऑल्सो इंक्लूड मैकेनिकल रिमूवल, ठीक है, या तो आप उसको उस प्लांट के मतलब जो अनडिजायरेबल प्लांट है उसको बेसिकली हटा ही दो, ठीक है, ये बोला गया। प्रिवेंटिव मेथड सच एज प्रॉपर सीड बेड प्रिपरेशन, टाइमली सोइंग ऑफ क्रॉप्स, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन ऑल्सो हेल्प इन सीड वीड कंट्रोल, ठीक है, इन सारी चीज़ों में भी वो हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर या तो मतलब ये बेसिकली हमें दिया गया है कि आपको इसमें से जो है ये सारी मेथड्स करनी है अगर आपको फसल को खराब होने से बचाना है तो। देन वी हैव स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है। अब बेसिकली जैसे कि हमें फूड चाहिए, ठीक है, फूड हमें बेसिकली हमें फूड चाहिए होता है क्योंकि हमें एनर्जी भी चाहिए, ठीक। तो अब हमें बोला है कि आपने ये सारी चीज़ों को ग्रो भी कर दिया, प्रोटेक्ट भी कर दिया, एकदम डिफाइनेट लेयर पे भी लगा दिया, सारी मेथड्स भी कर दी। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि ग्रो स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ठीक है, कि बेसिकली आप इनका स्टोरेज कहाँ पे करोगे। इतनी सारी चीज़ें आपने ग्रो की, इतने प्लांट में इतने ऑर्गेनिक फार्मिंग लगाई, ये फार्मिंग वो फार्मिंग, इतने पेस्ट रेजिस्टेंट आपको मतलब करना है, तो बेसिकली अब इसको अच्छे से हमें स्टोर हाउस में भी रखना पड़ेगा। तो ये आती है स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई, ठीक है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्च लॉसेस है बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों हो सकते हैं, जैसे कि रोडेंट्स, फंजाई, माइट्स, ठीक है। अबायोटिक में हमारे पास इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर एंड टेम्परेचर इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज की जगह पे भी देखना पड़ेगा क्या क्लाइमेट सही है, क्या वहाँ पे कोई बैक्टीरिया, फंजाई, ठीक है, या कोई हमारे पास हो गए वो सब तो नहीं है, ठीक है। यानी कि दिस फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेटिविटी, ठीक है। अगर हमने सारी चीज़ें अच्छे से की बट जो उसका स्टोरेज है वो अच्छे से नहीं हो पाया तो वो टोटली कैसी हो जाएगी, खराबी हो ही जाएगी, ठीक है। दिस फैक्टर्स कैन बी कंट्रोल बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट, ठीक है, हमें इसको अभी ध्यान रखना होता है, बाय सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसेज, ठीक है, तो हमें जहाँ पे उसको रखना है वो भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है, मतलब फ्यूचर यूज में जब हम उसको स्टोर करते हैं उसके पहले वहाँ का चेक होता है, ठीक है, कि बेसिकली क्लाइमेट कैसा है, अबायोटिक, बायोटिक, ठीक है, सारे फैक्टर्स जो है वो कैसे है, वो जो जगह है क्या वो क्लीन है या नहीं है, ठीक है। दे इंक्लूड स्टेट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, यानी कि क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए बिफोर स्टोरेज, प्रॉपर ड्राइंग होनी चाहिए, बस, ठीक है, सनलाइट वहाँ पे आ रही है या नहीं है, एकदम अंधेरे जैसा है, ठीक है। एंड यूजिंग केमिकल दैट कैन किल पेस्ट, ठीक है, क्या वहाँ पे कोई केमिकल तो हमने ऐसा यूज़ नहीं किया। तो ये होती है बेसिकली हमारे पास प्रिवेंटिव मेथड, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली जिस जगह पे आपने रखा है बेसिकली वो जगह कैसी है, ठीक, ये हमें यहाँ पे बोला गया है, वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है, क्लीनिंग है या नहीं है, स्प्रेइंग है या नहीं है, ठीक है, शेड यानी कि बेसिकली एकदम अंधेरा तो नहीं है, लाइट आ रही है नहीं है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हमें ध्यान रखनी होती है। देन वी हैव एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री का बेसिकली मतलब होता है पशुपालन, ठीक है। अब मेजरली अगर हम देखें तो हमारे जो फूड है वो या तो प्लांट से आता है या तो एनिमल से आता है। तो अगर आपने प्लांट के लिए भी इतना पढ़ा कि उसकी क्रॉपिंग पैटर्न ये है, उसको ऐसे स्टोर करना है, ये करना है, वो करना है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी हो जाता है आपको पशुपालन का भी पढ़ना, ठीक है, यानी कि एनिमल का भी बेसिकली, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो हम प्लांट और एनिमल से ही ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइवस्टॉक, इट इंक्लूड्स वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज बेसिकली उनका फीडिंग क्राइटेरिया, ब्रीडिंग एंड डिसीज कंट्रोल, ठीक है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल, गोट, शीप, पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, ठीक है, साथ में ये सारी चीज़ें आ जाती है। As the population increases and as the living standard increase, the demand for milk, eggs and meat is also going up, ठीक है। अब जैसे हम देख रहे हैं हमारी पॉपुलेशन जो है वो दिन प्रतिदिन इंक्रीज होती जा रही। अब ऐसे टाइम में अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो खाना भी लोगों को चाहिए, इसीलिए हमारा इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि हम इसकी जो प्रोडक्शन है बेसिकली इसमें भी क्या कर सके, ये भी कर सके, क्योंकि अगर लोग बढ़ेंगे तो फिर बेसिकली खाना भी तो चाहिए, इसीलिए, ठीक है। तो फर्स्ट आता था हमारे पास कैटल फार्मिंग, ठीक है, कि इनकी मतलब हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो वी हैव कैटल फार्मिंग में आ जाती है। कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पसेस, ठीक है, दो पर्पसेस के लिए करनी होती है।
Milk and lot labor for agricultural work such as tiling, irrigation, cattle. Indian cattle belong to two different species, ठीक है, Bos indicus cows and Bos rubellus buffaloes, ठीक है, ये उसके साइंटिफिक नेम आपको दिए गए. Milk producing females are called milk animals while the ones used to farm labor are called as draught animals, ठीक है, यानी कि जो सिंपली हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिकली लेबर में हम उसका यूज़ करें तो उसको ट्राउट एनिमल्स बोल रहे हैं, और जो मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स है, ठीक है, बेसिकली एनिमल्स में उनको हम मैल्स एनिमल्स बोल रहे हैं, ठीक है. और टोटल में इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं डेयरी एनिमल्स. क्यों? क्योंकि दोनों जो है सेम ही मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट टू द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, ठीक है. मिल्क प्रोडक्शन बेसिकली जो है वो थोड़ा सा लैक्टेशन पीरियड पे भी डिपेंड करता है, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर क्रॉस ईयर, ठीक है. लैक्टेशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क बेसिकली, ओके. अब दे शुड बी शेटर्ड अंडर वी, ठीक है, मतलब उनको बेसिकली कैसा टेम्परेचर देना है, क्या इन्वायरमेंट देना है, जैसे यहाँ पे आपको फोटो दिखाई दे, इंडिजिनस मैच रेट ऑफ कैटल, ठीक है, 12.3, ठीक है. तो यानी कि ये कैसी होगी, ये होगी मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स, ओके. ये हमें यहाँ पे बताया गया है. विच मेथड इज कॉमन यूज फॉर इंक्लूडिंग कैटल ब्रीड्स एंड वाई, ठीक है, हम क्यों उसका मेथड यूज करते हैं और क्यों नहीं करते, ठीक है. मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड. एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड, एक्सोटिक यानी कि और फॉरेन ब्रीड यानी कि एक तो हमारी बेसिकली जो इंडिया वाली है देसी हो गई, ठीक है, और फॉरेन ब्रीड भी अगर कोई है, एग्जांपल जर्सी हो गई, ब्राउन स्विस हो गई, आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, व्हाइल लोकल ब्रीड फॉर एग्जांपल जैसे कि रेड सिंधी हो गई, ये इंडिया की है, ठीक है, साहिवाल हो गई, शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है. इनमें क्या है, बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट हमें रेजिस्टेंट देखने को मिलता है. इनमें हमें जो लैक्टेशन पीरियड है यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है. तो द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड एनिमल्स विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटीज़. तो अब दोनों के पास मुझे दोनों अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ देखने को मिल रही है, ठीक है. तो अगर मुझे इससे क्या है, इसका बेनिफिट लेना है तो पहला तो काम नहीं आता कि आप इसका हाइब्रिडाइजेशन करवा दो. हाइब्रिडाइजेशन यानी कि दोनों को क्रॉस ब्रीड करवा दो बेसिकली, ओके. तो ये आता है हमारे पास. देन वी हैव देन अब हमारे पास हम कैटल से इतनी प्रोडक्ट जब ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो हमारा काम ये भी है कि हम उनको भी क्या करें, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, ठीक है. उनके पास भी ये जो जैसे कि कैटल सफ़र फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज, जैसे कि हमें भी डिजीज़ हो जाती है, उनको भी डिजीज़ होती है. द डिजीज बिसाइड्स कॉजिंग डेथ रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन. जब भी कोई कैटल है उसको कोई डिजीज़ हो गई तो उसका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कैसे होगा, रिड्यूस हो जाएगा. रिड्यूस मतलब कम से कम हो जाएगा. अ हेल्दी एनिमल फीड्स regularly and has a normal posture, ठीक है, posture. The parasites of cattle may be both external parasite भी हो सकते हैं, internal parasite भी हो सकते हैं. The external parasite live on the skin यानी कि external यानी कि बाहर का, तो उसके स्किन पे ही रहेगा. Internal यानी कि बेसिकली वो उसके अंदर ऑर्गन तक अफेक्ट करेगा. The internal parasite जैसे कि वॉर्म हो गए जो स्टमक को इफेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन हो गए, ठीक है, फ्लूक्स हो गए. वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिसीज, ठीक है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, कैटल को भी हमें एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे वैक्सीनेशन करवाना होता है ताकि वो बैक्टीरियल या जो भी फंगल उनको मतलब बेसिकली इन्फेक्शन हुआ है इंटरनल और एक्सटर्नल, उससे वो लोग ठीक हो सके. क्यों? क्योंकि अगर बेसिकली उनको वो इन्फेक्शन हो गया तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है. एक हमने ये देख लिया. देन वी हैव पोल्ट्री फार्मिंग. पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकन टू राइज डोमेस्टिक फोल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन, ठीक है. बेसिकली इनके लिए क्या होता है, हमारे पास पोल्ट्री प्रोडक्शन होता है. Therefore, improved quality breeds are developed and farmer to produce layers for eggs and feathers for meat. इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है. तो इसके डॉट बॉयलर पेरेंटल फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन थी, ये हमें बोला गया. समर एडेप्टेशन यानी कि उसकी कितनी कैपेसिटी टू टॉलरेट हाई टेम्परेचर, मतलब कहाँ तक वो टॉलरेट कर सकता है. लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग्स लेइंग बर्ड विद एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस सीपर, ठीक है. हमें तो यहाँ पे बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग में कैसा चाहिए होता है, ठीक है, एक ऐसा मतलब हमें चाहिए होता है बेसिकली कैसा हैंड चाहिए हमारे पास जो क्या कर सके, जो मतलब उसका जो डिजीज़ होने के जो चांसेस है या बाकी सारा जो है वो कम से कम ले, और जो उसके अंडे जो देने का जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली क्या करे, ज़्यादा से ज़्यादा दे, तो ही तो उसका फ़ायदा होगा, ठीक है. तो इसकी यहाँ पे पिक्चर में हमें यहाँ पे दो फिगर्स यहाँ पे गिवन है वैसे, ठीक है. देन वी हैव एग एंड बॉयलर प्रोडक्शन, ठीक है. ये बेसिकली यहाँ पे बोला गया. ब्रॉयलर चिकन्स आर फीड विथ विटामिन रिच सप्लीमेंट्री फीड फॉर
गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। ठीक है, हम बेसिकली बोलते हैं कि ये जो है बेसिकली आपको फूड में इंक्लूड होना चाहिए, इसमें इतना अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है, ये होता है आपकी लाइफ के लिए या आपकी बेसिकली क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंड टू मार्केट फॉर मीट पर्पसेस। ठीक है, उसके लिए करता है। फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी बर्ड्स गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब पशुपालन करना है तो बेसिकली जो मैनेजमेंट है, जो प्रैक्टिसेस है, वो कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। दिस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर आपको देखना है, हाइजीनिक कंडीशंस देखनी है, नीट देखनी है, क्या है हाउसिंग देखनी है, पॉल्यूटेड वेट देखनी है, एज वेल एज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज एंड पेस्ट, यानी कि जो डिजीजेस है वो कैसी हो, कम से कम अमाउंट में हो, ये सब हमें देखना होता है। ठीक है, देन वी हैव पोल्ट्री फाउल सफर फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिजीज। ठीक है, इनको भी क्या होती है, बहुत सारी डिजीज होती है, बैक्टीरिया की, फंजाई की, पैरासाइट की। दिस नेसेसिटेट प्रॉपर क्लीनिंग। ठीक है, तो उनको ना हो तो हमें उनको प्रॉपर क्लीनिंग देनी चाहिए, सैनिटेशन, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स एट रेगुलर इंटरवल, एप्रोप्रिएट वैक्सीनेशन। ठीक है, प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड रिड्यूस लॉस ऑफ पोल्ट्री ड्यूरिंग एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया गया है। देन वी हैव फिश प्रोडक्शन। ठीक है, बेसिकली अब हमने यहाँ पे क्रॉप का देख लिया, एनिमल का देख लिया, पोल्ट्री का देख लिया, अब हमारे पास आता है फीड प्रोडक्शन। तो फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड। ठीक है, फिश जो है वो चीप यानी कि सस्ता है हमारे लिए। ठीक है, एनिमल प्रोटीन है हमारे डाइट के लिए फॉर आवर फूड। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फिन ट्रू फिश एज वेल एज शेल फिश सच एज प्रॉन्स एंड मॉलस्क। ठीक है, ये हो गए। देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, वन इज फ्रॉम नेचुरल। ठीक है, दो वेज है, पहला तो है कि आप नेचुरल यानी कि खुद ही जाओ नदी के पास, वहाँ से मछली पकड़ के उठा के लेके आ जाओ, तो ये हो गया हमारे पास नेचुरल रिसोर्स विच इज कॉल्ड कैप्चर फिशिंग। ठीक है, जिसको हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं। द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग। दूसरी मेथड तो ये कि आप फिश फार्मिंग करिए। ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कल्चर फिशरी। क्या बोलते हैं, कल्चर फिशरी बोलते हैं। द वाटर सोर्स ऑफ द फिश कैन बी आइदर सी वाटर और फ्रेश वाटर। ठीक है, अब मछली जो है वो तो या तो सी वाटर की होगी या तो फ्रेश वाटर की होगी। फिशिंग कैन थस बी डन बोथ बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ द फिश। ठीक है, दोनों से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, या तो वो मरीन की हो या उसका जो इकोसिस्टम है यहाँ वो कैसा हो, फ्रेश वाटर हो। ठीक है, तो दो मेथड्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, या तो आप डायरेक्टली कैच करो या आप क्या करो यहाँ पे फिशिंग कल्चर, बेसिकली वो मेथड है वो आप करिए। ओके, फिर यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास मरीन फिशरीज। ठीक है, बेसिकली इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्स इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन एंड द डीप सी बियॉन्ड इट। मतलब वो इतना एरिया बेसिकली कवर करती है। पॉपुलर मरीन फिश वेराइटीज इंक्लूड, ठीक है, यहाँ पे कुछ नाम दिए, टूना, सार्डिन्स, बॉम्बे डक। मैरीन फिश आर कॉट यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स। ठीक है, इनको हम अलग अलग तरह की नेट से भी पकड़ सकते हैं। Yields are increased by locating large pool of fish in the open area using satellite। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया फ्रेश वाटर एंड मरीन प्राउंस। ठीक है, ये है बेसिकली सब मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर। ठीक है, कहाँ पे, सी वाटर में। दिस इंक्लूड फाइन फिशेस लाइक मुलेट्स, पित्ती एंड पर्ल स्पॉट, शेलफिश सच एज प्राउंस, mussels and oyster as well as the seaweed. Oysters are also cultivated for the pearl they make। ठीक है, यानी कि वो जो मोती बनाते हैं उसके लिए भी हेल्प होती है। As marine stocks get further depleted, the demand of more fish can only be met by such culture fisheries and a practice called as mariculture। क्या बोलते हैं उसको, मैरीकल्चर बोलते हैं। फिर यहाँ पे आ जाती है हमारे पास इनलैंड फिशरीज। कौन सी, इनलैंड। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज इंक्लूड कैनल्स, पॉन्ड, रिजर्वर्स एंड रिवर्स। ठीक है, ये है हमारे पास। ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर, जहाँ पे दोनों मिक्स हो जाते हैं उसको बोल देते हैं। such as estuaries and lagoons are also important fish reservoir. Fly capture fishing is also done in such inland water bodies. The yield is not high, ठीक है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Most fish production from this resources is through aquaculture। कैसा होता है, by the help of aquaculture। Fish culture is sometimes done in combination with the rice crop so that the fish grown in the water in the paddy field। ठीक है, मतलब बेसिकली वो वहाँ पे ग्रो कर पाए। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया है in such a system a combination of 5 or 6 fish species is used in a single fish pond। ठीक है, मतलब एक में ही सबको डाल दिया जाता है 5 और 6 को। These species are selected so that they do not compete for food among having different types। ठीक है, मतलब वो जो अपना फूड है वो क्या कर सके, compete ना कर सके। As cattle are surface feeders, gophers feed in the middle zone
यानी कि कैटला हमारी जो फिश है वो सरफेस पे फीड करती है, ठीक है। फिर जो हमारी योबू है दैट फीड इन द मिडल जोन ऑफ द पॉन्ड, mriggles and common carps at bottom feeders and grass carps feeds on the weeds together this species, ठीक है। मतलब हमें बेसिकली बोला गया कि अलग अलग जो फिशीज है अलग अलग सी के लेवल पे या पानी के लेवल पे फीड करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिश फिश है, यहाँ पे मैरीन है, जैसे यहाँ पे कैटला, देन सिल्वर कार्प, रोहू, ग्रास कार्प, mriggle और कॉमन कार्प। ये हमें बताया गया। वन प्रॉब्लम विद सच कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट यानी कि जिसमें 5-6 फिश है, इज दैट मैनी ऑफ द फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून, ठीक है। अगर हम उसको साथ में रख रहे हैं तो पहली प्रॉब्लम तो ये है कि कुछ फिश ऐसी होती है जो तभी ब्रीडिंग होती है जब मानसून हो। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड, इट कैन बी मिक्स विद दैट ऑफ द अदर स्पीशीज एज वेल, ठीक है, दूसरे साथ मिक्स हो जाता है। अ मेजर प्रॉब्लम इन फिश फार्मिंग इज अ लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी सीड, ठीक है। हमारे पास गुड क्वालिटी ऑफ सीड नहीं है। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वेज हैव नाउ बीन वर्कड to breed this fish in pond using hormonal stimulation. This has assured the supply of pure fish seed in desired quantities, ठीक है। इसलिए हमने इसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। How are fish obtain? What are the advantages of composite feed culture? यानी कि जिसमें एक ही कल्चर में एक ही पानी में 5 से 6 फिशेज हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं यहाँ पे बी कीपिंग, ठीक है। बी कीपिंग, तो हनी इज वाइडली यूज्ड एंड देयरफॉर बी कीपिंग फॉर मेकिंग हनी हैज बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज, ठीक है। इसलिए हमें बेसिकली हनी का बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है। हमने देखा था हनी का जो है बेसिकली टैबलेट्स भी आती है, ठीक है, जिसमें हनी का यूज़ होता है, जो एथलीट्स को और जो रेस हॉर्सेस होते हैं उनको खिलाई जाती है। तो बी कीपिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट, ओके। सिंस बी कीपिंग नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लो होता है। फार्मर यूज इट एज एन एडिशनल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, तो फार्मर एक उसको एडिशनल इनकम की तरह लेते हैं, ठीक है। तो बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स, बी हाइव में बेसिकली क्या है, बहुत ही ज़्यादा वैक्स होता है विच इज़ यूज इन वेरियस मेडिसिनल प्रिपरेशन, ठीक है, जो बहुत सारी अलग अलग मेडिसिनल प्रिपरेशन में यूज़ होता है। द लोकल वेराइटीज ऑफ बीज यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन है एपिस सिरेना, एपिस इंडिका, कॉमनली नोन एज द इंडियन बी, किसके नाम है, इंडियन बीज के, ठीक है। एपिस डोरसाटा, द रॉक बी, एंड एपिस फ्लोरिया, द लिटिल बी, एंड Italian bee variety एपिस मेलिफेरा हैज़ ऑल्सो बिन बॉट टू इंक्रीज सेल ऑफ हनी, ठीक है। मतलब इसको भी लेके आ गए, क्यों, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है हनी का वो कैसा हो सके, बढ़ सके। दिस इज द वेराइटी कॉमनली यूज फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन, ठीक है। एपिस डोरसेटा, ठीक है, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, ये सारी वेराइटी है जो यूज होती है। द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, ठीक है। जो इटालियन बीज जो यहाँ से लेके आए एपिस मेलिफेरा, उसके पास कौन सी कैपेसिटी है कि उसका जो हनी कलेक्शन कैपेसिटी है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। दे स्टे समवॉट लेस, दे स्टे इन अ गिवन बी हाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, यानी कि एक ही बी हाइव में वो लॉन्ग पीरियड तक रह सकती है, ब्रीड कर सकती है एज वेल। फॉर कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स आर एक्वेरीज आर एस्टेब्लिश्ड, ठीक है, इसके लिए हम उसको बनाते हैं। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड्स अपॉन द पेस्चुरेज और द फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। अब हनी कितना अच्छा है कितना ख़राब है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है द फ्लावर अवेलेबल टू द बी फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। In addition to adequate quality of posturage, the kind of flowers available will determine the taste of the honey, ठीक है। कैसे तरह के फ्लावर है वो डिटरमाइन करते हैं कि बेसिकली जो हनी का जो टेस्ट है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे बताया गया एमिंग अरेंजमेंट ऑफ बी हाइव इन एन एपिलरी, और जो बी है ये में हमें दिया हुआ है हनी एक्सट्रैक्टर, क्या दिया हुआ है, हनी एक्सट्रैक्टर, ठीक है, कि हनी को निकालेंगे कैसे, ठीक है। सो विद दिस वी आर डन विद आवर चैप्टर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।